शादी के बाद हर रात को घर में मुझे चीखों की आवाज सुनाई देती थी। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी क्योंकि मेरे पति की विदेश में नौकरी लग गई थी। एक दिन मैंने अपनी सास को बताया कि रात को मुझे किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। तब मेरी सास ने मुझसे कहा कि रात को अपनी ननंद के कमरे में सो जाना। फिर एक रात जब मैं ननंद के कमरे में सो रही थी, तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरी ननंद तो मेरा नाम कविता है और मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा गया था। सब कहने लगे थे कि घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं अपने परिवार की पहली लड़की थी। अब तक हमारे परिवार में सारे लड़के ही पैदा हुए थे, किसी को भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। मेरा नाम मेरी बुआ ने रखा था, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो सब लोग मुझे चिढ़ाते और मेरी शादी की बातें करते थे, लेकिन मुझे तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। ये देखकर जो भी मुझे मिलने आता मेरे लिए गुड्डा गुड्डी लेकर आता था और मैं भी जोश में आकर उनकी शादियां करवाया करती थी। मेरी बुआ हर गुड़िया का नाम कविता रखती और खुशी खुशी मेरे गुड्डे गुडियों की शादी में मेरे साथ झूम झूम कर नाचती थी। इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला और गुड्डे गुडियों की शादी कराने वाली मैं खुद शादी लायक हो गई थी। मेरे जवान होते ही पूरे परिवार में चर्चे होने लगे कि कविता की शादी तो बड़े ही धूमधाम से करेंगे। मेरा बचपन से ही बड़ा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की जिंदगी से मैं बोर हो चुकी थी। दरअसल मेरे घर में एक भी लड़की नहीं थी और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली नहीं बनी थी, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करना आता ही नहीं था। मेरे परिवार में मैं अकेली लड़की थी, बाकी मेरे सारे कजन जो थे वो लड़के ही थे, जिस वजह से मैं घर में पड़े पड़े अकेली बोर होने लगी थी। शहर का मौसम तो आप सबको पता ही है। शहर क्या है, बिल्डिंगों का एक जंगल है। मैं गांव की कहानियां भी बहुत पढ़ती थी, तो मेरा मन ऐसा बन गया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में ही हो, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। और हाँ, मेरा एक और सपना भी था कि जिस घर में भी मेरी शादी हो वहां मेरी एक ननंद भी हो, जिसकी शादी ना हुई हो, ताकि कम से कम शादी के बाद तो मैं एक दोस्त बना सकूं। मुझे अपनी शादी के इतने बड़े बड़े अरमान थे कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने पति के साथ बाहर घूमने जाऊंगी, मूवी देखने जाऊंगी और ढेर सारी बातें करूंगी। और बहुत सारे तो ऐसे अरमान थे जो मैं बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे मेरी शादी की बात चली और फिर एक दिन मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। मेरी बुआ ने अपने जान पहचान वालों से उस रिश्ते के बारे में पूछताछ कर ली और फिर मेरे भाई और पापा उनसे मिलने उनके घर चले गए। मिलना तो एक बहाना होता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह तो ये होती है कि हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि अपनी बेटी को वो हर सुख मिले जो उसको अपने मायके में मिला हो। बस वो यही तसल्ली करने के बहाने से लड़के वालों का घर, कारोबार और उनका व्यवहार देखने चले जाते हैं। जब मेरे भाई और पापा को सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया। इस तरह मेरी शादी के बंधन में बंधने का टाइम आ गया और जैसी मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी गांव में हो, वो पूरी हो गई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर अपना अरमान पूरा कर शहर से गांव की तरफ गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। हर दिन मेरे अंदर एक नया उत्साह रहता था। रोज ऐसा लगता था कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, कहीं नई जगह घूमने को मिलेगी, कुछ नया खाने को मिलेगा। और इसी तरह 2 महीने कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उस परिवार के साथ घुल मिल गई, लेकिन जैसे जैसे मैं उस परिवार में घुलती गई
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो बहुत ही अजीब परिवार है। वैसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे, बाकी सब कुछ भी ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिससे मैं हैरान हो जाती थी। पहले तो ये हुआ कि शादी के बाद अचानक ही मेरे पति विदेश कमाने के लिए चले गए। अब यहाँ मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं खुलकर अपने दिल की बात कर सकती। यहाँ मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे अपनी मदद अपने आप ही करनी पड़ती थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और जब से मेरी शादी हुई थी मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। एक रात की बात है, जब मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, तब मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। इसी डर में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और फिर सुबह के ना जाने किस पहर में मेरी आंख लग गई। अभी तो मुझे सोए हुए कुछ समय ही हुआ था कि मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, बहू अभी तक सो रही हो क्या? मेरी सास की आवाज सुनकर मैं डर के मारे उठकर बैठ गई, क्योंकि भले ही मुझे सोए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन आज मेरी सास मुझसे पहले उठ गई थी। और मेरी सास की एक आदत थी कि उनको उठते ही सबसे पहले चाय अपने हाथों में चाहिए। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला और नींद ना आने की वजह से मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरी लाल आंखों को देखकर मेरी सास परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ कविता बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई कि रात को किसी के कदमों की आवाज सुनकर मैं डर गई थी, जिस वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बेटा ये घर है ही इतना बड़ा कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करना कि कल से अपनी ननंद के कमरे में उसके साथ ही सो जाना, आखिर वो तेरी छोटी बहन जैसी तो है। मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से नैना के कमरे में सो जाऊंगी। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग गई और मेरी सास धार्मिक किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। मेरी सास की ये आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी कि वो दूसरी औरतों की तरह औरों के मामले में दिलचस्पी नहीं रखती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी और फिर चाय नाश्ता करने के बाद मंदिर चली जाती थी। मैंने नाश्ता रेडी किया, तब तक नैना सो रही थी। फिर मैंने उसे उठाया और फिर हम सब ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद नैना कॉलेज चली गई और मैं अपने घर के काम निपटाने लगी। मैं दिन भर घर के काम करते वक्त भी यही सोचती रही कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है और वो किसके कदमों की आवाज हो सकती है। मेरा पूरा दिन यही सोच में गुजर गया, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम होते होते मैं ये बातें भूल गई थी, लेकिन सोते समय मुझे याद आ गया कि मेरी सास ने मुझे नैना के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैं तुरंत ही नैना के कमरे की तरफ चली गई और मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ भाभी, इतनी रात को आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि माँ जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मेरी बात सुनकर वो बोली, अरे नहीं भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती। उसके ऐसे कहने पर मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगी, भाभी मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ, तो रात भर लाइट जलती रहती है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। नैना की बात सुनकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कोई बात नहीं नैना, मुझे नींद आ जाएगी। मुझे जलती लाइट में सोने की आदत है, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, बस मुझे अपने कमरे में सोने दो। मेरी बात सुनकर नैना ने मुंह बना लिया और कहा, ठीक है भाभी,
कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं आज से ही तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। कल रात मैंने अपने कमरे के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी थी, इसलिए डर की वजह से अपने कमरे में सो नहीं पा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी। इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊं। जब मैं वापस आई तो नैना अपना कमरा बंद कर चुकी थी। उसका ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर फिर से वही अजीब सी आवाजें आती रही, जिसे सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। अगली सुबह जब मेरी सास को पता चला कि नैना ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया, तो उन्होंने नैना को बहुत डांटा और कहा कि कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब नैना के पास कोई बहाना नहीं बचा था और जैसे ही रात हुई तो मैंने उसके कमरे में अपना बिस्तर लगाया और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं वो कौन सा पहर था जब नैना ने मुझे जगाया और कहा, भाभी, बाहर जाकर जरा मेरे लिए पानी ला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मुझे घुटन भी महसूस हो रही है। उसकी बातें सुनकर मैं घबरा गई और मैंने उसे कहा, क्या हुआ नैना, तुमने रात को ऐसा क्या खा लिया था? तब वो बोली, भाभी, पहले आप जाकर मेरे लिए पानी लेकर आइए। उसकी पानी पीने की ऐसी बेचैनी को देखकर मैं घबराकर उठ गई और तुरंत ही दरवाजे से बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने देखा कि नैना मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए किचन में चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया पर उसने दरवाजा नहीं खोला। मेरी तो डर की वजह से जान निकल रही थी, क्योंकि एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से घर भी इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए डर लगता था। मैं 10 मिनट तक नैना के कमरे के बाहर ही खड़ी रही, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे की तरफ गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी और अच्छी तरह से अपने कमरे के चारों ओर देखने लगी और फिर अंदर से कुंडी लगाकर अपने बेड पर लेट गई। देर रात फिर से अचानक किसी शोर से मेरी आंख खुल गई और ये बिल्कुल वैसा ही शोर था जिसे सुनते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। डरते डरते काफी रात गुजर चुकी थी और अब शोर भी बंद हो गया था। तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने तय कर लिया कि मैं ये जानकर ही रहूंगी कि नैना मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही है। मैंने इस बारे में अपनी सास को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने नैना से पूछ ही लिया कि उसने कल रात दरवाजा क्यों बंद कर लिया था। लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी, भाभी, कल रात मैंने आपको पानी लेने भेजा था पर आप ना जाने कहां चली गई और मैं आपका इंतजार करती रही। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि लोग कितने मतलबी और कितने झूठे होते हैं। वो झूठ बोल रही है, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। आज रात मैं फिर से नैना के कमरे में सोने चली गई और आज भी फिर से वही तमाशा हुआ। अगले दिन की तरह ही उसने आज भी मुझे पानी के लिए जगाया, लेकिन इस बार मैंने उससे वादा लिया कि वो दरवाजा बंद नहीं करेगी। मगर उसने आज भी फिर से वही हरकत की और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
ना चाहते हुए भी मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कल मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी। अगली सुबह मैंने नैना से कोई शिकायत नहीं की। जब दिन गुजर गया तो रात को मैं फिर से उसके कमरे में सोने चली गई। तकरीबन रात के 2 बजे उसने मुझे फिर से वैसे ही जगाया और बोली, भाभी मुझे घबराहट हो रही है, मेरे लिए पानी ले आइए। पर आज मैंने अपनी आंखें ही नहीं खोली और ऐसी सोने की एक्टिंग की ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। वो बार बार मुझे जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर आज मैं उठने वालों में से नहीं थी। फिर उसने मुझे मेरे नाम के साथ आवाज लगाई, कविता भाभी उठिए। पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। तब उसको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। फिर उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबी उसके पास ही रखी हुई थी। उसने अलमारी में से एक पोटली निकाली और एक नजर फिर से मेरी तरफ देखा। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं सोच में पड़ गई। भगवान, ये लड़की इतनी रात के समय कहाँ जा रही है? कम से कम उसे अपने घर की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर अपनी सास को सब कुछ बता दूं कि नैना आधी रात को किसी से मिलने जा रही है। फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे खुद ही इस बात का पता लगाना होगा कि नैना इतनी रात को जाती कहाँ है। अगर वो कुछ गलत कर रही होगी तो पहले मैं खुद ही नैना को समझाकर देखूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। फिर से वही आवाजें आई और मैंने उठकर खिड़की बंद भी नहीं की, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी रही और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा तो नैना कमरे की खिड़की से वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और अलमारी की चाबी अपने पास ही रख ली। मैं तो हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन उसे ये पता चलने नहीं दिया कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देख लिया है। नैना तो बहुत ही बहादुर और शातिर दिमाग की निकली। अब मुझे समझ आ गया कि वो रात को मुझे पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेज देती थी। फिर मुझे एक तरकीब सूझी कि अगले दिन सोने से पहले मैं नैना को सख्ती से मना कर दूंगी कि आधी रात को मुझे पानी के लिए ना जगाया करे, मेरी नींद खराब होती है। मैंने ऐसा कहने के लिए सोच तो लिया, लेकिन मैं उसे ये कह नहीं पाई। इसलिए आज मैं पहले से ही जग में पानी भरकर लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था जिस वजह से वो रात को मुझे जगा पाती। रात के उसी पहर वो फिर से बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं आज भी सोने का डरामा कर रही थी। उसने कल की तरह ही खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। मैं बड़ी हैरानी से ये सब देख रही थी, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। इसलिए मैं भी अपने बिस्तर से उठी और नैना की तरह मैंने भी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, ये खिड़की घर के पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। नैना तो तेज तेज कदमों से चल रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे तेजी से चल रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी ननंद इतनी बहादुर और हिम्मत वाली है, तो फिर मुझे किस बात का डर। मैं तो सच की तलाश के लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद नैना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। नैना जिस जगह जाकर रुकी थी वो एक पुराने खंडर जैसा लग रहा था, या शायद कोई कब्रिस्तान था। उसके बाद नैना अंदर चली गई और अंदर जाकर ना जाने क्यों वो जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लग गई। उसे ऐसा करता देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई और उल्टे पैर वापस मुड़कर घर आ गई। फिर मैंने सोचा कि नैना को कैसे काबू किया जाए। तभी बैठे बैठे मेरे दिमाग को एक और तरकीब सूझी।
मैं नैना से सारी हकीकत जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई, क्योंकि रात को घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे, तो उसके आने जाने का रास्ता सिर्फ वो खिड़की ही थी। मैं नैना के आने का इंतजार कर रही थी और तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे नैना के आने की आहट महसूस हुई, तो मैं सतर्क होकर बैठ गई और फिर नैना ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, नैना, मुझे तेरी हकीकत का अंदाजा हो गया है, पर जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बता देती मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। तुम सुबह तक घर से बाहर ही रहोगी और फिर घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे इस बात का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर नैना गुस्से में आ गई और कहने लगी, अरे भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? जल्दी से खिड़की खोलो और मुझे अंदर आने दो। जल्दी करो, अब खोल भी दो। नैना की जल्दबाजी बता रही थी कि वो कितनी डरी हुई थी। मैंने भी साफ मना कर दिया कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, भाभी, एक बार आप खिड़की खोलो तो सही, मैं अंदर आकर आपको सारी बात बताती हूँ। जब वो मुझसे बहुत मिन्नतें करने लगी तो मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी और कहा कि सब कुछ सच सच बताना। जब नैना खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो मुझे गुस्से से देखने लगी और मुझसे बोली, भाभी, भगवान से डरो, अब मुझ पर शक करेंगी? मैं भगवान से डरती हूँ और मुझे अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है और मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। इतना कहते हुए नैना अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई और उसके हाथों में जो पोटली थी उसे देखने के लिए मैंने उसके हाथों से वो पोटली छीन ली। मैंने उसे कहा कि पहले मुझे सारी हकीकत बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगी कि तुम आधी रात को किसी से मिलने बाहर जाती हो। मेरी धमकी देने पर वो बहुत ही ज्यादा डर गई और कहने लगी, अच्छा बैठो भाभी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था। वहां कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। बस मेरी यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई और वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। मैंने उसे बहुत मिन्नतें भी की कि भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपने घर की इज्जत बहुत प्यारी है। तब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। उसके बाद अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसने जहां बुलाया मैं वहां चली गई। उसने मुझे जहां बुलाया था वो बहुत ही शानदार होटल था। वहां अक्सर 200 से 300 लोग बैठे रहते थे, इसलिए मुझे डरने वाली कोई बात नहीं लगी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। लेकिन उसने मुझे दूसरी मंजिल पर बुलाया था क्योंकि पहली मंजिल पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे थोड़ा डर सा महसूस हुआ तो मैंने उसे कहा, ये कहाँ ले आए हो? मुझे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? तो उसने हाँ में सिर हिलाया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। फिर वो आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तब मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा कि तभी अचानक एक लड़का वहां फरिश्ता बनकर आया और उसने मुझे उस जमींदार के बेटे से बचाया और तब से मैं उसकी एहसानमंद हूँ। जमींदार के लड़के की नीयत पता चलने पर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की थी। उसके बाद मैं घर आ गई और 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि वो दूसरा लड़का भी हमारे कॉलेज का ही था।
उसको जिम्मेदार के लड़के की हरकतों का पता चल गया था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था और उसका नाम कमल है। तो मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद भी किया। मुझे कमल की एक बात बहुत पसंद आई कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था। मैंने कमल से मिलकर उसका धन्यवाद किया। ये खबर जिम्मेदार के बेटे को पता चल गई। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और वो बहुत ही ताकतवर लड़का था। उसने तब से ही कमल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस जिम्मेदार के बेटे की जान ले लेती, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया और फिर जमींदार का बेटा अपने कमीनेपन पर उतर आया। उसके कहने पर प्रोफेसर ने कमल को एक ऐसा काम दिया जिसे पूरा करना उसके लिए नामुमकिन था। जिम्मेदार के बेटे ने अपनी ऐसी चाल चली ताकि कमल फेल हो जाए। प्रोफेसर ने उसे इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो हड्डियां कहां से मिलेंगी। कमल ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन कॉलेज के आसपास जिम्मेदार की बहुत चलती थी, इसलिए कमल की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, जब मैं बिल्कुल बेसहारा थी। फिर मैंने पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। तब किसी ने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियां मिल जाती हैं, लेकिन मैं दिन में तो ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं दिन में सिर्फ जगह देख आती थी और रात को वहां जाकर इंसानी हड्डियां जमा करने में कमल की मदद करती थी। कुछ आखिरी चीजें रह गई थी जो आज मुझे किसी भी तरह पूरी करनी थी, और अब सब कुछ पूरा हो गया। उसके बाद नैना ने खुशी से मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं हैरान रह गई, और फिर नैना ने वो पोटली अलमारी में रख दी और उसके बाद हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। नैना ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। नैना की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी कमल के साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर उन दोनों की शादी करवा दी, और आज कमल और नैना दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर राज के पीछे कुछ गलत ही हो, कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।